हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे और हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट 1 के मनोविज्ञान विषय की, साइकोलॉजी विषय की। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका इतिहास और बहुत सारी परिभाषाएं। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के ही दूसरे पार्ट की, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक काल यानी साइंटिफिक पीरियड, जिसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहे गए और उसमें से क्योंकि विभिन्न सब्जेक्ट मैटर्स पे सबने अपने मत रखे जिनको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा गया, आज हम उसको देखेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पहला स्कूल माना जाता है संरचनावाद को, यानी स्ट्रक्चरलिज्म को। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। इसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट और टिचनर। टिचनर उनके स्टूडेंट थे और इन्होंने बाद में विलियम वुंट के काम को बहुत आगे बढ़ाया। संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद यानी इंट्रोस्पेक्शनिज्म और अस्तित्ववाद एक्सिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। इसकी फाउंडेशन तो विलियम वुंट ने रखी थी, लेकिन फॉर्मल रूप से उनके शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इसे 1892 में प्रारंभ किया गया और बढ़ाया गया। विलियम वुंट का कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूति का अध्ययन है। मीन्स साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, और इसकी विधि उन्होंने बताई थी अंतर्निरीक्षण। उसी से संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा गया। अंतर्निरीक्षण का मतलब होता है अपने अंदर झांकना या देखना। जब हम अपने भावों को अपने विचारों में व्यक्त करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, उसे कहा जाता है अंतर्निरीक्षणवाद। वुंट के अनुसार चेतन अनुभूति का विश्लेषण उन्होंने दो एलिमेंट्स में किया, संवेदन यानी सेंसेशन और भाव यानी फीलिंग। और भाव को भी उन्होंने ट्राई डायमेंशन में बताया। पहला था सुखद दुखद, दूसरा था आवेश और शांत, और तीसरा था तनाव और शिथिलता। इस चैप्टर को, इस पोर्शन को हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आप इसका डिटेल देखना चाहें तो इसका पहला वीडियो देखिएगा। संरचनावाद के अनुसार इसकी विषय वस्तु चेतन अनुभूति और आत्मनिरीक्षण थी, पर टिचनर ने आत्म अवलोकन को भी जोड़ा यानी सेल्फ इवोल्यूशन को, और मन और चेतना को अलग अलग बताया। मन के लिए वे कहते थे कि वे अनुभव जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होते हैं वे मन होते हैं, और चेतना यानी जो अनुभव दिए गए क्षण या मोमेंट में उपस्थित होते हैं। इन्होंने चेतना के 3 तत्व यानी एलिमेंट्स बताए, संवेदन, भाव और प्रतिमा, सेंसेशन, फीलिंग्स और इमेज। वुंट ने प्रतिमा को चेतना का भाग नहीं माना था। टिचनर ने संवेदन यानी सेंसेशन को प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन का महत्वपूर्ण अंग माना, और अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में संवेदन के कुछ मुख्य गुण बताए, जिनमें से था गुण यानी क्वालिटी, तीव्रता इंटेंसिटी, अवधि यानी ड्यूरेशन, स्पष्टता यानी क्लैरिटी, विचार यानी एक्सटेंसिटी। इसके अनुसार सेंसेशन में स्पष्टता होती है पर भाव में ये गुण नहीं होता। टिचनर ने भी अंतर्निरीक्षण को वुंट के समान मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना, लेकिन भाव का एक ही डायमेंशन उन्होंने माना, सुखद दुखद को। दूसरा है प्रकार्यवाद या कार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म। कार्यवाद का उद्देश्य संरचनावाद से ज़्यादा ब्रॉड था और इसका जन्म हुआ विलियम जेम्स के प्रभाव से। इन्होंने 1890 यानी 1890 में एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें संरचनावाद का विरोध करते हुए उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के तत्वों का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि चेतना की उपयोगिता का अध्ययन करना है। यानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स का स्टडी करना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस की यूटिलिटी की स्टडी करना है। इन्होंने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता यानी फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस पर जोर दिया। इन्होंने चेतना के 5 गुण बताए। चेतना व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है। चेतना हमेशा परिवर्तनशील होती है, चेंज होती रहती है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस सतत होती है यानी कंटिन्यूअस होती है। चेतना का संबंध किसी वस्तु विशेष, स्पेशल ऑब्जेक्ट से होता है। चेतना हमेशा चयनात्मक यानी सेलेक्टिव होती है। जेम्स के विचारों से प्रभावित थे जॉन डेवी, J.R. एंजल, H.A. कार तथा E.L. थॉर्नडाइक। एंजल ने एक भाषण में कहा कि चेतना की मूल उपयोगिता से तात्पर्य मानसिक क्रियाएं जिसमें प्रत्यक्षण, स्मृति, भाव, निर्णायकता आदि होता है। इस तरह कार्यवाद जो था चेतन अनुभूतियों के समायोजन पर अधिक जोर डालता है, एडजस्टमेंट ऑफ
कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर जोर डालता है। इनके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध किसी तत्व से नहीं बल्कि प्रक्रिया से यानी प्रोसेस से होता है। इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की विधि अंतर्निरीक्षण और प्रयोग यानी इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंट दोनों को बताया। इन्होंने माना कि अंतर्निरीक्षण करने के लिए कोई प्रशिक्षण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में चेतन अनुभूतियाँ तो पहले से होती हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद आया व्यवहारवाद का स्कूल बिहेवियरलिज्म। इस स्कूल का जन्म जे.बी. वॉटसन के प्रयासों से हुआ। वॉटसन के साथ लेशले, टॉलमैन, हल, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बना दिया, यानी ऑब्जेक्टिव साइंस। व्यवहारवादियों ने विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक पद्धति को संशोधित किया। वे एक्सपेरिमेंट्स पे विश्वास करते थे। आत्मा और चेतना जैसी अवधारणाओं का अध्ययन मनोविज्ञान से उन्होंने हटा दिया। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अध्ययन को महत्व दिया। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की स्टडी को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। इस स्कूल की मदद से मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर जो है वो हो गया जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन। टॉलमैन और लेशले ने केवल ऐसी समस्याओं के अध्ययन पर जोर दिया कि जो स्पष्ट हों और देखने योग्य हों। वॉटसन का विचार था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, यानी ये ऑब्जेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अतः इसकी जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सिर्फ व्यवहार ही हो सकता है, चेतना नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही हम अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से कर सकते हैं। यानी व्यवहार को ही नापा जा सकता है, उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके मेजरमेंट करके देखा जा सकता है। वॉटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को, साइकोलॉजिकल इंसिडेंट्स को एक उद्दीपक से शुरू होना बताया और उसके प्रति अनुक्रिया को होना बताया। वो कहते थे कि एक स्टिमुलस होता है और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया होती है और फिर वो घटना वहीं समाप्त हो जाती है। उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स का फार्मूला दिया, जिसे SR फार्मूला भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो रिस्पॉन्सेस होते हैं या अनुक्रियाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। वो प्रकट और अप्रकट भी हो सकती हैं और अर्जित और जन्मजात भी हो सकती हैं। अर्जित अनुक्रियाएं वो होती हैं जैसे टहलना, बातचीत करना। अप्रकट अनुक्रिया क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना यानी थिंकिंग करना, परसेप्शन करना किसी चीज़ का। कुछ जन्मजात अनुक्रियाएं भी उन्होंने बताया, जैसे आँख मटमटाना, सांस लेना, रोना, खांसना, ये सब जन्मजात अनुक्रियाएं होती हैं। सभी स्वाभाविक सहज अनुक्रियाएं जन्मजात अनुक्रियाएं होती हैं। अप्रकट जन्मजात अनुक्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय का धड़कना, ये सब जन्मजात हैं लेकिन अप्रकट हैं, ये शरीर के अंदर से कार्य करती हैं। 1914 तक वॉटसन जो है हेरिडिटरी को यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने रिसर्चेस में पाया कि जो वातावरण है उसमें तुलनात्मक रूप से वातावरण जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा मुझे स्वस्थ बालक दो और क्षमता ना होने पर भी मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, यानी चाहे तो डॉक्टर वकील बना दें या चाहे तो चोर या भिखारी। यानी वातावरण तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मेजर भूमिका निभाता है किसी के व्यवहार को बदलने में। अंतर्निरीक्षण की विधि को वॉटसन ने अस्वीकृत किया यानी रिजेक्ट कर दिया और मनोविज्ञान की अपनी 4 विधियाँ बताई। पहला था प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, दूसरा था अनुबंधन, कंडीशनिंग, तीसरा परीक्षण, टेस्टिंग और चौथा था शाब्दिक रिपोर्ट यानी वर्बल रिपोर्ट। इसके बाद आया गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जिस समय व्यवहारवाद स्थापित हुआ उसी समय जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की गई। इसे मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में इसकी स्थापना। कोहलर और कोफका इस स्कूल के को फाउंडर्स थे। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फॉर्म, शेप, कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे कह सकते हैं आकृति या आकार। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल या संपूर्ण। तो इस मत के अनुयायियों का कहना था कि व्यक्ति जो है किसी भी स्टिमुलस को अंशों में या पार्ट्स में नहीं देखता बल्कि एक होलसम देखता है, समग्र रूप में देखता है। अब आता है मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस। जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद और जर्मनी में गेस्टाल्ट स्कूल प्रचलित हो रहा था, उसी समय ऑस्ट्रिया के वियना के
चिकित्सक सिगमंड फ्रॉयड ने 1900 में एक स्कूल खोला जिसमें गयात्मक मनोविज्ञान यानी डायनेमिक साइकोलॉजी पर उन्होंने काम किया। फ्रॉयड एक चिकित्सक थे और उन्होंने मानसिक रोगियों के इलाज में साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ह्यूमन नेचर पर गहराई से स्टडी किया। फ्रॉयड के डायनेमिक साइकोलॉजी में अभिप्रेरण और व्यक्तित्व यानी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस पर बल दिया गया। उनके विभिन्न पहलुओं में से मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस स्कूल में थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी अचेतन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मनोविश्लेषण में अचेतन मन और सपनों से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का अध्ययन यहीं से शुरू हुआ। अचेतन के सिद्धांत में फ्रॉयड ने असामान्य व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण भी अचेतन यानी अनकॉन्शियस को ही माना। अनुसार अनकॉन्शियस में ही बचपन की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं और लैंगिक अनुभव यानी सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस सेव्ड रहते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। अचेतन के बारे में अध्ययन या स्टडी करने की उन्होंने अनेक विधियां बताई, जिसमें मुक्त साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म और स्वप्न की व्याख्या ड्रीम इंटरप्रिटेशन यानी ड्रीम एनालिसिस आदि पूर्ण थे। 1912 में मनोविश्लेषणवाद से दो नए स्कूल विकसित हुए। पहला था व्यक्तिगत मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी और दूसरा विश्लेषणवाद मनोविज्ञान एनालिटिकल साइकोलॉजी। फिर 1930 में नव फ्रॉयडवाद का भी जन्म हुआ। अल्फ्रेड एडलर इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एडलर ने सेल्फ पर यानी स्वयं पर बल दिया कि व्यवहार जो है उसमें स्वयं यानी सेल्फ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के विभिन्न पहलुओं का इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें क्रिएटिव पावर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जीवन शैली जैसे एस्पेक्ट पर और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद आता है उद्देश्यपूर्ण मनोविज्ञान या पर्पसिव साइकोलॉजी का स्कूल। इस स्कूल की स्थापना विलियम मैकडूगल ने की थी। शुरुआत में इसका प्रभाव इंग्लैंड तक था, लेकिन बाद में अमेरिका तक फैल गया। इनका मानना था कि व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि यानी एक्टिविटी एक निश्चित उद्देश्य से संचालित होती है। गोल होता है किसी भी एक्टिविटी के होने का। यहाँ तक कि बैठने, उठने, चलने जैसे सरल कार्य भी किसी न किसी गोल से किए जाते हैं। हार्मोनिक साइकोलॉजी भी इसे कहा गया। हार्मोनिक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। इसलिए मैकडूगल ने प्रेरणा को व्यवहार का कारण माना और प्रेरणाओं की एक सूची भी तैयार की, जिसे सहज प्रवृत्ति इन्नेट इंस्टिंक्ट का नाम उन्होंने दिया। 1930 के अंत तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन स्कूलों के अलावा अन्य स्वतंत्र अध्ययन यानी इंडिविजुअल स्टडीज़ भी शुरू हो गई और इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के कारण इन स्कूलों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला गया और फिर मनोविज्ञान का विकास दूसरे ढंग से तेज़ी से होना शुरू हो गया। इसके आगे के विषय को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स अच्छी तरह मिलती रहें। थैंक यू।